हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है विद ऑल डेट, ऑल डेटा, ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स। हमने सब कुछ कवर किया। इसी तरीके से आज भी मैं कोशिश करूंगा विद इन 20 मिनट्स के अंदर अच्छे से सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करा दूं विद ऑल डेट, डाटा एंड ऑल इवेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और ये क्लास आपको आपके प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्प करेगा, इवन सीयूईटी में भी। तो सबसे पहले बात करें, जब आजादी मिली तो हमें अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था, पुनर्निर्माण करना था। जो अंग्रेजों के दिए हुए खराब रूल रेगुलेशन थे उसको हटा के इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल जो हो उस हिसाब से नए कानून बनाने थे। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में तीन मेजर प्रॉब्लम होते हैं। मैं वीडियो के एंड में सारे एक एक करके डेट्स भी बताऊंगा, तो एंड तक देखना, लास्ट में बताऊंगा सारे डेट चैप्टर खत्म करने के बाद। और उसको आप अच्छे से लिख के रख लो एक पेज में, ताकि बिफोर एग्जाम क्विक रिकैप करके उसे जा सको। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या सामान बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मशीन से काम करवाना है, लेबर से। और देन क्लास किसके लिए बनाना है, यानी रिच सेक्टर, पुअर सेक्टर, किसके लिए आपको बनाना है। ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स थे और इनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि हमें अपनी इकोनॉमी किस टाइप की बनानी है। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो तीन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कौन करेगा। अगर ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम को प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। जहां पे सारे बिजनेसमैन जो हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो हाउ टू प्रोड्यूस देखेंगे, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। इन लोगों के हाथ में जब ये चला जाता है तो इसको बोलते हैं क्लास कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे सारे डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, और इनका मेन मोटो क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्टिक या सोशलिज्म या सोशल इकोनॉमी इसे बोलते हैं क्लास, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन सरकार खुद लेगी विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इंडिया एक बहुत गरीब देश था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया के पास कोई भी रिजर्व था नहीं, कुछ भी नहीं था, अंग्रेज सारा लूट के चले गए थे। तो इंडिया ने एक मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो किया, जहां पे इन दोनों का मिक्स है, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन सरकार प्लस प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन, दोनों मिलकर लेते हैं। और मोटिव सोशल वेलफेयर करना भी है, साथ में क्लास प्रॉफिट कमाना भी है। तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी थी। जब 1947 में क्लास हमें आज़ादी मिली, सरकार ने क्लास नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग को लॉन्च किया। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना कि देश का जो रिसोर्सेस है उसे लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए 5-5 साल की प्लानिंग की गई कि अगले 5 साल में हम किन किन मुद्दों को कवर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम से उलझेंगे, सुलझाएंगे प्रॉब्लम्स को, फिर नेक्स्ट 5 ईयर, फिर नेक्स्ट 5 ईयर, ऐसे चलते चलते क्लास 5 ईयर प्लान वाले बने पंचवर्षीय योजना। 1950 में क्लास प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसने क्लास प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया। और इस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे क्लास प्राइम मिनिस्टर। जो भी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है वो क्लास उस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनेगा। दूसरी बात है क्लास, प्लानिंग कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना था, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना, उनकी गरीबी को खत्म करना था। जो पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, ध्यान रखना क्लास 1951 में लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1951 टू क्लास 31 मार्च 1956। और ऐसे चलते चलते टोटल 12 5 ईयर प्लान बने, 12 नंबर, यानी कि 5-5 करके 12 5 ईयर प्लान बने। और आखिरी 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक। लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। ध्यान समझना, प्लानिंग कमीशन में एक प्लान हॉलिडे कॉन्सेप्ट आता है 1966 से लेकर 1969। ये 3 साल जो थे, 3 फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं प्लान हॉलिडे, ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। उस टाइम पे युद्ध विद्ध भी चल रहा था क्लास, तो एक मिसरेबल, जैसे पाकिस्तान का बांग्लादेश का बंटवारा चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया भी इन्वॉल्व था। तो ये 3 साल जो है वो फेलियर माना जाता है, इसको इसलिए प्लान हॉलिडे बोल देते हैं इसको। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके फेल होने की वजह से 3 साल को हम लोग प्लान हॉलिडे बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015, ध्यान समझना, 1 जनवरी 15 को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति आयोग, इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं क्लास, प्राइम मिनिस्टर जो है क्लास चेयरमैन। और नीति आयोग में क्लास क्या होता है, सारे जितने भी स्टेट्स है सबके चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, बैठते हैं क्लास, मीटिंग करते हैं, क्या क्या मुद्दा है कंट्री का, उसको कैसे सॉल्व करना है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, और जो प्लान 20 साल में अचीव किए जाते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब आया क्लास, जनवरी 2015, 1 जनवरी को।
जो ये फाइबर प्लान बनाए गए उसके मेन ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट क्लास जैम्स हो सके कमेंट सेक्शन में जैम्स की फुल फॉर्म लिखना। जी फॉर ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो करे, कंट्री, अगर अगर सरकार क्लास इकोनॉमी को ग्रो करेगी यानी कि ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दे, जीडीपी को बढ़ाने की बात करेगा तो लोगों का फायदा होगा, ज्यादा फैक्ट्रियां बनेंगी, लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे। इक्विटी यानी कि जो गरीब अमीर के बीच का फासला है ना वो हमें खत्म करना है, यानी कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी देनी है। तो हर एक सुविधा चाहे वो हेल्थ हो क्लास, चाहे वो एजुकेशन हो, हर सुविधा गरीबों को भी मिलनी चाहिए, तो इक्विटी। अगला है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आना, एग्रीकल्चर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हर जगह मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, मॉडर्न इकोनॉमी बनानी है। और सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहें, मतलब हम किसी कंट्री पे डिपेंड अगर होंगे ना तो वो हमारा फायदा उठाएगा, तो हमें सेल्फ रिलायंट होना है बेसिकली ऑन फूड ग्रेन, ताकि हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, उसकी बात को ना मानना पड़े, राइट। तो ये GEMS और ये जैम्स है, ये लॉन्ग टर्म गोल ऑफ फाइवर प्लान है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना। अगला फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990, 1950 से लेकर 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी। उस टाइम पे एग्रीकल्चर का फीचर क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आजादी मिलने के बाद पैदावार बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, हम लोग तब भी रेनफॉल पे डिपेंड थे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी में काम कर रहे थे बस टाइम पास के लिए। एग्जाम्पल, मेरे घर में 3 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं, तो 2 लोग खेती बाड़ी करने जा रहे हैं काम करने के लिए, तो 4 लोग और भी चले जा रहे हैं उनके साथ, वो काम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उनको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, जो काम 2 लोग कर सकते हैं उसे अगर 4 लोग करेंगे तो 2 लोग बेरोजगार ही माने जाएंगे, उसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहां से अगर उन 2 लोगों को निकाल भी दिया जाए तब भी आउटपुट में कुछ गिरावट नहीं आएगी, आउटपुट उतना ही बनेगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे थे अपने लिए कि हाँ ठीक है हम मतलब पहले जो खेती बाड़ी होती थी ना वो अपने लिए होती थी कि अपना परिवार का हम लोग पालन पोषण कर सके, इतना ही खेती बाड़ी करेंगे अपने लिए, जो हमें चाहिए अनाज। कॉन्फ्लिक्ट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आज़ादी के बाद खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं 200 साल से जो लूट रहे थे लैंडलॉर्ड किसानों को वो तुरंत खत्म हो जाएगा, नहीं, वो चलता रहता था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लोगों के पास जमीन थी लेकिन अलग अलग जगह, दूर दराज एरिया में लोगों के पास जमीन थी। ये सारे क्लास फीचर्स थे एग्रीकल्चर के 1950 टू 1990। दीज आर द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार ने एग्रीकल्चर को या इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? लैंड रिफॉर्म्स, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स थे एग्रीकल्चर में उसे खत्म किया जा सके। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ये है क्लास लैंड जो कि किसके पास है? जमींदार के पास। और किसान क्या करता था क्लास? यहाँ पे काम करता था, यह है जमींदार। सरकार ने बोला भैया अब जमींदार को खुद हम जमीन देंगे, जमींदार तुम्हारी जमीन पे काम नहीं करेगा, जमींदार अपने खुद की, किसान अपने खुद की जमीन पे काम करेगा, मतलब बीच से मिडलमैन को हटा दिया। भैया किसान को जमीन दें, किसान अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जितने भी मिडलमैन थे उन सबको हटा दिए। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट कर दिया 1/3, लेकिन फिर भी अगर ये जमींदार किसी से अपने यहाँ अपनी जमीन पे काम कराता है तो इस जमीन का रेंट वो मैक्सिमम 1/3 ही ले सकता है वैल्यू ऑफ क्रॉप। मान लो क्लास 9 लाख का क्रॉप उगाया गया तो ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 लाख रुपए अपने पास रखेगा, 6 लाख रुपए किसे मिलेंगे? किसान को। इससे सरकार ने रेगुलेट कर दिया। लैंड सीलिंग, सरकार ने बोला एक लिमिट तक ही लैंड अपने पास तुम रख सकते हो, उसके बाद की सारी लैंड सरकार ने लेके गरीबों को दे दिया, लैंडलेस फार्मर्स को दे दिया। दिस इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। इसी टाइम पे राजा महाराजाओं की भी जमीन जो है, विरासतें जो है वो छीन गई थी। सरकार ने बोला भाई तुम इतनी जमीन मत रखो, एक लिमिट है, तुम यहीं तक रख सकते हो। उसके बाद सरकार ने क्लास वो सारा का सारा जमीन लैंडलेस लेबर को दे दिया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग को कंसोलिडेट कर दिया। आपको पता है लोगों के पास जमीन थी दूर दराज एरिया में फ्रैगमेंटेड, फैली हुई, सरकार ने सबको लेके उनको एक ही जगह पे जमीन दे दिया। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगला कोऑपरेटिव फार्मिंग, सरकार ने अप्रोच किया किसानों को कि सब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करें। 4 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी ना करके एक ही साथ मिलकर खेती बाड़ी करें और बराबर बराबर बांट लें, उससे काफी पैदावार बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। सब लोग मतलब यूनियन बना के एक तरीके से काम करें। ये था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद सरकार लेके आई ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति या टेक्निकल रिफॉर्म्स। ध्यान रखना हम लोग अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे अनाज के लिए, तब सरकार हमारे यहाँ पे 1960s में लेके आती है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। और इसमें क्लास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है पैदावार बढ़ाने के लिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से हमको धमकी मिल गई थी भी हम अनाज आपको नहीं देंगे, तो अभी हम उन पे डिपेंड थे, अनाज नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ पे लोग मरने लगेंगे। तो इसलिए क्लास सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसके बाद हम
लोग HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करने लगे लगभग 1965 तक। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है इंट्रोड्यूस होने लगा इंडिया के अंदर, ऐसी बीज जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसका बंटवारा मतलब कि बांटने लगे जगह जगह जाके गांव में कि भाई आप प्रॉपर तरीके से केमिकल को यूज़ करो, फर्टिलाइजर का यूज़ करो, इससे क्लास फसल की पैदावार बढ़ेगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े फसल को खा जाते थे ना, उसके लिए क्लास इन्होंने कीटनाशक वगैरह जो है वो लॉन्च किया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फार्मिंग जो होती थी साइंटिफिक तरीके से, धीरे धीरे साइंस को भी क्लास इन्होंने फार्मिंग में इंक्लूड किया। जैसे ड्राई फार्मिंग हो गया, या फिर पौधे के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए उसको उगा के, छोटा सा पौधा होता है उसको उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में फार्म में उगा के फिर उसको बाहर मिट्टी में डालते थे जब वो बड़ा हो जाता। छोटे पौधे की लाइफ रिस्क होती है ना, कीड़े मकोड़े खत्म कर देते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी लाइफ को बहुत खतरा रहता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फ्री रहता है, उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। उसी तरह पौधों के साथ भी है, तो साइंटिफिक फार्म के अंदर पौधे उगाए जाते थे। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन यानी कि ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनरी, खेती बाड़ी करने के लिए, फसल की बुआई कटाई करने के लिए मशीनरी, वो सब धीरे धीरे लॉन्च किया जाने लगा। तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आती है, और ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सरकार इंप्लीमेंट करती है। और शुरू में सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं, गाँव गाँव में जाके कि भाई लोगों को बताया जाता है कि भाई पुरानी तरीका छोड़ो, नए तरीके से आप खेती बाड़ी करो। इससे फायदा क्या हुआ क्लास? इससे ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960s में आया, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वेज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग थर्ड 5 प्लान, ध्यान रखना थर्ड 5 प्लान में सरकार रेवोल्यूशन को लेके आती है। द ट्रेडिशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो पहले चल रहा था उसे बंद करके नई तरीके से क्लास हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ओके, नई टेक्नोलॉजी से। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें, फायदा क्या हुआ, सॉरी ये पॉइंट तो क्लास मैंने पढ़ लिया, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। अब हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने दो तरीके से इंडिया में लॉन्च किया इन फर्स्ट फेज, दो फेज में। फर्स्ट फेज में मिड 60 to mid 70 द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड मोर एफ्लुएंट स्टेट लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिर्फ इन्हीं को दिया। भाई पूरा देश एक साथ विकसित थोड़ी होगा, तो उस टाइम पे क्लास इन्होंने सिर्फ इन 3 स्टेट्स को पहले फोकस किया कि भाई तुम लोग जो है HYV सीड्स को लो, और तुम लोग वीट और बेसिकली राइस और वीट के लिए था, ठीक है, HYV सीड्स। सेकेंड फेज में मिड 70 मिड 80 में क्या किया इन्होंने, HYV टेक्निक को जो है वो बाकी सारे स्टेट में भी फैलाना चालू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है, पहले किसान अनाज उगाता था अपने लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब जो किसान अनाज उगा रहा है ये सेल्फ कंजप्शन के लिए भी है, साथ में इतना बच जाता है कि मार्केट में उसको बेचा जा सके, तो मार्केटेबल सरप्लस इसी को कहते हैं। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, सरकार क्या करती थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से सारा का सारा अनाज खरीद लेती थी उनका अच्छे दामों में, और उसे क्लास स्टोर करके रखती थी, कल को कोई मुसीबत आएगी तो क्लास इसको हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप जो है गरीब लोग जो है उनको फायदा कैसे हुआ, सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू अनाज की सप्लाई को बढ़ा दिया, और किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होता है, तो गरीब लोगों को अनाज सस्ते दामों में मिलने लगा। राइज इन प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ने लगी क्योंकि कीड़े मकोड़े मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, खाद, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें क्लास बहुत मतलब मॉडर्न तरीके से ये सब दिया जाने लगा, केमिकल का यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ने लगी और क्लास प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हो गई। ये था इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्या इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है 1950 टू 1990 के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार उस टाइम पे क्लास सारी चीज़ें अपने हाथ में रख रही थी, सरकार कह रही थी हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और गरीब देश है, देश अभी जस्ट आज़ादी मिली है, तो हम सारा कुछ प्राइवेट को नहीं दे सकते, तो सरकार मेजर इंडस्ट्री खुद चलाती थी। इसका पहला रीज़न था लैक ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की कमी होना, प्राइवेट सेक्टर रोजगार नहीं दे रही थी, रोजगार सरकार ही दे रही थी। उस टाइम सरकारी नौकरी मिलना बहुत आसान था क्लास, बहुत ज़्यादा ईजी, बस आप घूम फिर रहे हो क्लास, कोई दोस्त कह रहा है चलो काम करने चलते हैं और आपकी सरकारी नौकरी लगे, इतना आसान था, पूछना अपने दादाजी नानाजी से, वो आपको बताएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट सरकार दे रही थी, सरकारी कंपनियों के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, डिफेंस में सरकार काम दे रही थी, सरकार रोजगार दे रही थी। प्राइवेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, सरकार के पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था। जनरेशन ऑफ इनकम, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम को जनरेट करने में हेल्प कर रही थी रोजगार देके, और मेन मोटो सरकार का सोशल वेलफेयर था। सरकार चाहती थी कि हम हर काम करें ताकि हम जनता का भला कर सके, गरीब लोगों का भला कर सके। धीरे धीरे वो मोटो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है क्लास, आज़ादी के लगभग 70+ साल हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको दे दिया जा रहा है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को कंपनियां दे दी जा रही हैं।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ध्यान रखना 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, 1956 में सेकंड फेज आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। सरकार ने 3 स्केड्यूल बनाए। स्केड्यूल ए के अंदर सरकार ने 17 इंडस्ट्री रखी। सरकार ने बोला ये 17 के 17 इंडस्ट्री सिर्फ हम चलाएंगे। बी में 12 इंडस्ट्री, ये भी सरकार चलाएगी लेकिन इसमें प्राइवेट की मदद ले सकती है सरकार। और तीसरे में बाकी जो बची कुछ इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट चलाएगा। सोचो कुल मिलाकर सरकार ने सारी मेजर इंडस्ट्री अपने हाथ में रख लिया। स्केड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्री थी, जैसे हैवी मशीन, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, आयरन स्टील, एटॉमिक एनर्जी, पावर, जो एम्यूनेशन, हथियार है, आर्म्स है। सरकार ने बोला ये हम बनाएंगे, इसे आप नहीं बनाओगे। सरकार ने स्केड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्री रखी जहां पे स्टेट यानी सरकार उसको चलाएगी लेकिन प्राइवेट से वो हेल्प ले सकती है। लाइक अगर कोई सामान वगैरह मंगाना है उसका छोटा मोटा तो वो प्राइवेट से मंगा सकती है, थोड़ा बहुत हेल्प प्राइवेट से ले सकती है। एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, मशीन, टूल, ये सारी चीज़ें क्लास सरकार ने अपने हाथ में रखी लेकिन प्राइवेट से हेल्प लेगी। इंडस्ट्री को सेटअप कौन करेगा? सरकार करेगा। स्केड्यूल 3 के अंदर क्लास इन्होंने बची कुछ जो इंडस्ट्री थी वो सरकार ने बोला भाई ये प्राइवेट वाले कर सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट वालों को कुछ भी नहीं दिया। हालांकि नंबर धीरे धीरे कम हो गए। आज की डेट पे ये क्लास 3 इंडस्ट्री सरकार अपने हाथ में रखती है, बाकी सब प्राइवेट को दे देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कॉन्सेप्ट ये एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1955 में क्लास कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया, उपाधि दी एसएसआई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी जो लघु उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेसेस, इनको प्रमोट करना चालू किया। शुरू में इसकी लिमिट 5 लाख थी 1950s में, लेकिन आज की क्लास डेट पे 10 करोड़ की लिमिट है। यानी अगर ऐसी कोई बिजनेस जहाँ पे 10 करोड़ तक का प्लांट मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वहाँ पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के वो काम कर रहा है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। और जनरली ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लेबर लोग काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे मशीन से कम लोगों से ज़्यादा काम कराया जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल था उस टाइम पे। आज की डेट पे देखो मशीन से काम होता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उस टाइम पे क्लास लेबरों से काम होता लोगों को रोजगार देने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 3 फायदे हैं। एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो कर रहे थे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट लगभग 45 to 50% समझ लो, लगभग 50% सामान अगर बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था उस टाइम पे तो आधा कौन बना के दे रहा था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जगह जगह छोटे छोटे लघु उद्योग बने थे और वहाँ पे क्लास 5 लाख की लिमिट थी उस टाइम पे और लोग जो है वहाँ काम करते थे। वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो ऑब्वियसली लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है, तो ये रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। पहली बात, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इन्होंने जनसंख्या बनाया था, इन्होंने क्लास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास महालनोबिस के मॉडल को यानी 1956 से 57 जो है और 1956-57 और 60-61, तो ये जो है 2 पीरियड, बाकी तो आपको पता है कि महालनोबिस का सेकंड 5 ईयर प्लान में कंट्रीब्यूशन था, तो महालनोबिस जी सेकंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने क्लास अपने कंट्रीब्यूशंस को दिया था। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे फॉरेन ट्रेड। अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं, सरकार उस टाइम पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करके इन चीज़ों को देश के अंदर ही बनाएंगे। बॉटलनेक हो गया, यानी हम बाहर से कम इंपोर्ट करेंगे, हम अपने देश के अंदर ही सामान को बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जिसके लिए सरकार ने क्या किया? टैरिफ और कोटा लगाया। टैरिफ का मतलब क्या? सरकार ने टैक्सेस को बढ़ा दिए, यानी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो मतलब आप देश में जो लोग सामान बना रहे हैं उनसे नहीं खरीद रहे, उनका धंधा चौपट कर रहे हो, तो हम हाई टैक्स लगा देंगे, तुम्हें वो सामान बहुत महंगा पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टैरिफ। और कोटा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, हम क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भैया इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप बाहर से मंगा ही नहीं सकते, दिस इज कॉल्ड कोटा। तो सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड पॉलिसी के अंदर टैरिफ और कोटा लगा दिया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब बाहर से इंपोर्ट ना करके उसे देश के हम अंदर बनाएंगे। ये है क्लास पूरा का पूरा चैप्टर का 1 शॉट, अच्छे से रिवाइज हो गया। अब चलते हैं क्लास इसके डेट, डाटा और चार्ट पे। सबसे पहला किसके मॉडल को सेकंड 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया था क्लास? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ही फाउंड जनसंख्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये सब क्लास आप नाम दे सकते हो इनको। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फेज 1 1948 में आया, दूसरा आया 1956 में, जिसमें 3 स्केड्यूल थे। प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1951 से लेकर 1956 तक। डेवलपमेंट ऑफ
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का था। कार्वे कमेटी ने क्लास, कार्वे कमेटी और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी 1955 में क्लास इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एसएसआई को। बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया किस पे डिपेंड था? अमेरिका से, मैंने बताया भी था आपको। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जहाँ पे स्केड्यूल ए में 17, बी में 12 और सी में, इनके नंबर याद रखना, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वो यूएसए, ध्यान रखना क्लास, अमेरिका पे डिपेंड था। और ये सेकंड 5 प्लान जो 1956, ध्यान रखना ये कब आया क्लास? 1956 में, 30 अप्रैल 1956, ईयर याद रखना बस। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पे इन्होंने HYV सीड्स प्रोग्राम को अडॉप्ट किया 1966, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, इसे कई बार ना 65 66 भी बोला जाता है, तो अब कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में 5 और 6 दोनों नहीं देगा, बिकॉज 50 65 66 ये चलता रहता है, तो आप 65 66 भी इसको लर्न कर सकते हो, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे। प्लान हॉलीडे ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 प्लान 1966 से 1967, 67 68, 68 से 69। टेक्निकल रिफॉर्म्स को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली किसके लिए था ये? राइस और वीट के लिए। लास्ट 5 प्लान 12वां 5 प्लान था, 2012 से लेकर 2017 तक चला। रेगुलेशन ऑफ रेंट कितना था? 1/3 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर है इंडिया में जो फादर है वो है MS स्वामीनाथन। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया, लेकिन HYV सीड्स आया 1965, 65 66 भी आप याद कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट 1951 में एसएसआई की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख थी। जो कंपनी 5 लाख तक की एसेट्स को लगाती है अपने यहाँ पे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आज 10 करोड़ की है। 2016 में लिमिट 1 करोड़ की थी, आज 10 करोड़ की है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये टर्नओवर का लिमिट अलग है, तो टर्नओवर की लिमिट अगर आप याद करोगे तो वो टर्नओवर की लिमिट अलग है, यानी कि लेस देन 10 करोड़ का सेल्स होना चाहिए, है ना। और फिर बाद में लेस देन 50 करोड़ की सेल हो गई 2016 की बात करें तो। लेकिन सच बताऊं तो टर्नओवर से पूछा कभी जाता नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स लगी हैं आज की डेट पे क्लास ही कितना है? 10 करोड़ है। 2016 का डेटा बुक में दिया हुआ है जो कि 1 करोड़ है। ये इन्वेस्टमेंट इन टोटल एसेट है। प्लानिंग कमीशन ने नीति आयोग को रिप्लेस किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 1 जनवरी 2015 को इन्होंने रिप्लेस किया। हेडक्वार्टर नीति नहीं है क्लास, नीति है। हेडक्वार्टर नीति आयोग का कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का भी, प्लानिंग कमीशन का भी? बोथ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों का जो मतलब कि चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और जो प्लान 20 साल में अचीव किए जाते हैं उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। ये सारा का सारा डेट डाटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो इस चैप्टर को भी क्लास हमने अच्छे से खत्म कर लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 चैप्टर दिमाग में रखना। कोई चीज़ भूलते हो उसे लिख के रखो कॉपी में, ताकि हाँ आप 2-3 दिन बाद उसे शॉर्ट को देख सको, उस पेज को देख सको। अगर आपको लग रहा है मैं ये चीज़ बार बार भूल जाता हूँ तो आप उसे लिख के रख लो, वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से आना। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।